जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात की जाएगी बाबर को भारत किसने बुलाया। मतलब बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया, किसके कहने पर बाबर भारत आया था। मतलब सच का सामना पार्ट 1। आज यहाँ से कुछ हटके टॉपिक स्टार्ट होगा। सच का सामना, जैसे कि बाबर को भारत किसने बुलाया, आमंत्रण, बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया। फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे कुछ है टॉपिक है, कुछ टॉपिक वाइज बात करेंगे कि अकबर अकबर महान कैसे हुए, अशोक, ये भारतीय इतिहास में इनको महान बताया गया है। तो किस कारण से ये महान हुए, क्योंकि ये जैसे अशोक बात कर लें 2 मिनट। अशोक अशोक सम्राट, महान सम्राट बताया इतिहास में, भारत के इतिहास में अशोक महान सम्राट। मतलब वो व्यक्ति, वो शासक जो शासन को पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन को हथियाता था। इसके बाद कलिंग युद्ध, लाखों लोगों की हत्या करने वाला, नरसंहार, भीषण नरसंहार करने वाला व्यक्ति भारत के इतिहास में महान कैसे हुआ। तो ये सब टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और बात रहेगी इसमें सच का सामना में। तो आज की टॉपिक में क्लास में बात करेंगे बाबर को भारत किसने बुलाया था, बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया। तो पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में थोड़ा सा समझिए। बाबर तैमूरी था, तैमूर वंश से था, इसके पिता तैमूर वंश से थे और ये बाबर भी तैमूर वंश से। पिता पितृपक्ष की ओर से कहा जाता है बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर वंश का पांचवा वंशज, और माता पक्ष की माता की ओर से, माता का जो वंश था वो चंगेज खां का वंशज थे। माता इनकी चंगेज खां के वंश थे और चंगेज वंश से 14वां वंशज। तो इसने तैमूर वंश और चंगेज वंश दोनों को मिला के एक नया वंश चंगताई वंश की स्थापना की। और ये तुर्क थे, तो मंगोल, माता पक्ष की ओर से मंगोल हो गया क्योंकि चंगेज खान मंगोल वंश से था। तो मंगोल और तुर्की मिलकर मुगल बने। मंगोल और तुर्की मिलकर ये क्या बन गए, मंगोल। दो वंश मिले, पितृपक्ष की ओर से तुर्की था, माता पक्ष की ओर से मंगोल वंश का था, चंगेज खान मंगोल वंश का था। तो एक नया वंश चंगताई वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की। लेकिन मंगोल और तुर्की मिलकर क्या हुए बाद में, मुगल कहलाए। तो ये इसका वंश था। इसके बाद अब बात की जाए बाबर को भारत किसने बुलाया। एक ये आक्रमणकारी था, तैमूरी था, तैमूर तुर्की था, आक्रमणकारी था, एक ये आक्रमण करता था। तो भारत में किसने इसको भारत बुलाया कि भारत पे आके आक्रमण करो। तो अब बात करें, उस समय पंजाब, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। और पंजाब का उस समय गवर्नर पंजाब का दौलत खान लोदी था। और बिहार में दरिया खान लोहानी था, बिहार में दरिया खान लोहानी था। और इधर आपका हिंदू साम्राज्य में, हिंदू में आपके क्या कहते हैं, मेवाड़ में राणा सांगा, महाराणा राणा सांगा, जो बहुत शूरवीर और शक्तिशाली शासक थे, राणा सांगा। तो ये शासक थे उस समय। उस समय की स्थिति ये थी। और जब बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया गया, उस समय कोई केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। मतलब कोई केंद्रीय शक्ति शासन नहीं कर रही थी, कोई केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। क्योंकि जो इब्राहिम लोदी का जो साम्राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और इसका जो साम्राज्य था वो पंजाब से लेकर बिहार तक, और बाकी जो आसपास जो थे राज्य, वो अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे, संघर्षरत थे। भाई इधर आपका मेवाड़ पे राणा सांगा अपना, मतलब उधर वो राजपूत शासकों में सबसे सूरवीर और शक्तिशाली शासक उस समय का बताया जाता है, राणा सांगा थे। और सभी राजपूत इसकी तरफ से एकत्र हो रहे थे, एक छत्र हो रहे थे कि ये राणा सांगा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकता है। तो उधर राजपूत हो गए, तो राणा सांगा के उसमें नेतृत्व में थे। और इधर आपके कुछ राज्य जैसे बंगाल हो गया, आपका गुजरात हो गया, मालवा हो गया, इसमें ये सब अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। क्योंकि जो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, इसके पास कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी, साम्राज्य को केंद्रीकृत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो कुछ शासक जो इसके साथ के जो कुछ सूबेदार थे, गवर्नर थे, वो आपस में ही क्या कहते हैं, फूट डाल रहे थे, आपस में ही संघर्षरत थे कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सुल्तान से हटा के दिल्ली के शासन प्राप्त किया जाए। जैसा कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, इसको ये भ्रम था कि ये सुल्तान बन जाएगा। वहीं इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी,
इसको ये लग रहा था कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाकर उसको इसकी हत्या करके दिल्ली के शासन जो है, दिल्ली की जो गद्दी है वो ये हथिया ले। तो ये आपस में ही संघर्षरत थे। इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा। इसको भी ध्यान रखिएगा, बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। और बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम शासक, भारत में जब बाबर भारत आया था उस समय जब भारत पे अधिकार आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित किया, तो बताया आक्रमण के दौरान, इसके बाद इसने बताया कि भारत पे 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक, 2 हिंदू शासकों का वर्णन इसने अपनी बाबरनामा में किया कि 5 मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे। 5 मुस्लिम शासक में बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी राज्य। दिल्ली पे आपका इब्राहिम लोदी मुस्लिम शासक था, अफगान था। दिल्ली पे इब्राहिम लोदी सुल्तान था। बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्य। इसके बाद 2 हिंदू शासक में मेवाड़ में राणा सांगा और उधर विजयनगर में कृष्णदेव राय। ये 2 हिंदू शासक थे। तो याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट किए, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाए। कौन हिंदू, 2 हिंदू शासक कहां पे? मेवाड़ में राणा सांगा और विजयनगर में कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी बाबर आत्मकथा बाबरनामा में 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर के शासकों का वर्णन किया है कि मेवाड़ पे महाराणा सांगा और विजयनगर में कृष्णदेव राय। इसके बाद बाबर ने अपनी बाबरनामा में और उसके आगे भी लिखा है कि जो विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था, वे तत्कालीन सभी शासकों में, मतलब बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी राज और मेवाड़ के शासक राणा सांगा से भी ज्यादा शक्तिशाली शासक था विजयनगर का कृष्णदेव राय। ये तत्कालीन शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है बाबर ने, ना कि राणा सांगा को। सबसे शक्तिशाली शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तत्कालीन शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सूरवीर शासक विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे। अब बात करें बाबर भारत कैसे आए, किसने बाबर को आमंत्रण दिया। पहला आमंत्रण इनका पहुंचा था पंजाब, क्योंकि बाबर इसके पहले काबुल, कंधार, समरकंद इन पर आक्रमण करके इनको अपने अधिकार में, आधिपत्य में ले चुका था। पंजाब उसी से लगा हुआ था। तो पंजाब का उस समय गवर्नर दौलत खान लोधी था। तो दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रण भेजा कि भारत पे आक्रमण करे और दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोधी, को हटाकर दिल्ली में अपार मात्रा में इसने खजाना जमा कर रखा है, उसको हथिया ले, क्योंकि ये आक्रमण करता था, लूटपाट करता था। तो इसको भी दौलत खान लोधी को लगा कि ये आक्रमण करेगा और जो भी खजाना है, सब है, संपत्ति, धन संपत्ति को लूट के चला जाएगा, इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाएगी, मार दिया जाएगा, मर जाएगा। तो दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सिंहासन खाली हो जाएगा, तो दौलत खान लोधी इस पे आ जाएगा। वहीं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी भी यही सोच रहा था। तो आलम खान लोधी ने पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी से सांठगांठ की, आपस में मिले, मिली भगत हुई इनकी, और इन्होंने कहा कि बाबर को भारत बुलाया जाए, भारत पे आक्रमण करे और इब्राहिम लोधी की हत्या। इधर दौलत खान लोधी को लगता था कि हम बनेंगे सुल्तान, इधर आलम खान लोधी अपने जुगाड़ में थे कि हम सुल्तान बनेंगे, इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाएगी, मर जाएगा, और इधर ये आलम खान लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। इधर आलम खान लोधी को ये लगा था और इधर दौलत खान लोधी के मन में ये चल रहा था कि हम सुल्तान बनेंगे। तो ये दोनों आपस में सांठगांठ करते हैं और बाबर को भारत आने का आमंत्रण देते हैं कि भारत आइए, आक्रमण कीजिए, दिल्ली में अपार मात्रा में धन संपदा जमा, धन एकत्रित है, उसको लूट के इब्राहिम लोधी को मारकर चले जाएं। तो इब्राहिम लोधी अपने ही लोगों से घिरा हुआ था। इसके बाद मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा ये सिसोदिया वंश थे, सिसोदिया वंश के थे राणा, महाराणा राणा सांगा। मेवाड़ पे इनका शासन था और इन्होंने गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों को पराजित किया, यहाँ तक कि धूल चटा दी, इतना इनको बुरी तरह से पराजित किया। और उसके बाद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की सेना को 2 बार पराजित किया, दिल्ली की सेना को 2 बार पराजित किया और इब्राहिम लोधी को खदेड़ा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि राणा सांगा ने जब दिल्ली की सेना को पराजित किया है तो इब्राहिम लोधी जान बचाकर भागा है, छुपा कर भागा है इब्राहिम लोधी। बड़ी कहते हैं कि बड़ी मशक्कत से, मुश्किल से अपनी जान बचा पाया इब्राहिम लोधी, ये आप समझिए। और मालवा गुजरात के साथ मुस्लिम शासकों को इसने धूल चटा दी थी राणा सांगा ने। तो इसीलिए कहा जाता है राजपूत, इसकी राजपूतों में मेवाड़ और उधर के क्षेत्रों में राणा सांगा की तूती बोलती थी, ये कह लो। राजपूतों में राणा सांगा को एक सूरवीर और शक्तिशाली शासक माना जाता था, इसलिए सभी राजपूत इसके साथ एकत्र होकर कहा है कि ये राणा सांगा एक अकेला सूरवीर ऐसा है जो दिल्ली से मुस्लिम शासक का अंत साम्राज्य को उखाड़ सकता है
और हिंदू राज स्थापित कर सकता है। राणा सांगा, सभी राजपूत राणा सांगा के इसमें नेतृत्व में एकत्र होते हैं और ये ऐलान करते हैं कि राणा सांगा एक अकेला ऐसा सूरवीर शक्तिशाली शासक है जो दिल्ली से मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकता है और हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। तो ये राणा सांगा थे। इसके बाद राणा सांगा, इसके बाद यहाँ थोड़ा बात करें बहमनी साम्राज्य। जैसा बताया कि कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी, सारे जो थे पंजाब से बिहार तक, इसके बाद जो राज्य थे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, ये सब अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। बिखरा हुआ था साम्राज्य, ये आप समझिए। भारत उस समय बिखरा हुआ था, सब लोग अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे और अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने में एक दूसरे के साथ संघर्षरत थे। जैसा बहमनी साम्राज्य था ये बहमनी साम्राज्य था, एक साम्राज्य था। ये 5 भागों में डिवाइड हुआ, 5 राज्यों में डिवाइड हुआ। फिर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, और ये 5 राज्य मिलकर एक साम्राज्य बना था बहमनी साम्राज्य, जो इस समय जब बाबर भारत आक्रमण किया था उस समय ये बढ़ चुका था, विभाजित हो चुका था 5 साम्राज्य में। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इन 5 राज्यों में विभाजित हो चुका था। तो पहले ही बता रहे हैं ये बढ़ रहे थे, आपस में बढ़ते गए, कोई केंद्रीकृत करने वाला भी नहीं था, कोई केंद्रीकृत शक्ति भी नहीं थी कि इब्राहिम लोधी अपने ही लोगों से उसमें घिरा हुआ था, षड्यंत्रों से घिरा हुआ था। ये इसी के लोग इसको हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। जहां इसके चाचा आलम खान लोधी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी आपस में संघर्षरत थे। बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया कि भारत आइए, इब्राहिम लोधी की हत्या कीजिए और दिल्ली में अपार मात्रा में धन संपदा खजाना जमा, उसको लेके लूट के चले जाइए। इनको लग रहा था हम दिल्ली के सुल्तान पे बैठेंगे और दौलत खान लोधी को लग रहा था हम दिल्ली के सुल्तान पे बैठेंगे। इसके बाद राणा सांगा ने, कहा जाता है ये कि मेवाड़ के राणा सांगा ने मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का आमंत्रण भेजा था। और इस बात की पुष्टि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है। और ये एक ऐसा बाबरनामा है, केवल एक ऐसा स्रोत है जो इस बात की पुष्टि करता है कि बाबर को भारत बुलाने का या भारत आने का आमंत्रण, भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण राणा सांगा ने दिया था। ये आप समझिए। और इस बात की पुष्टि बाबर ने अपने बाबरनामा में की। अपनी आत्मकथा जो बाबर ने लिखी है उस पे ये इस बात की पुष्टि की है कि भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण बाबर को राणा सांगा ने दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने आपस में साठगांठ करके बाबर को भारत पे आक्रमण के लिए बुलाया। लेकिन जिस बात की पुष्टि हो उस बात पे माना जाए, क्योंकि जब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, और इस बाबरनामा में बाबर कहता है, मैं इस बात की उल्लेख किया बाबर ने अपनी आत्मकथा में कि मुझे भारत में आक्रमण करने का आमंत्रण राणा सांगा ने भेजा था। राणा सांगा ने, इनको लगा कि बाबर को भारत बुलाएंगे, आक्रमण करेगा, वही खजाना लूट के चला जाएगा और ये इधर ये दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित कर लेंगे। ये इस गलतफहमी में थे। तो जिस बात की पुष्टि हो, जिस बात को क्या कहते हैं ठोस प्रमाण मिले, उस बात को माना जाए। तो बाबर को भारत किसने बुलाया, इस बात की पुष्टि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने उसको भारत पे आने का आमंत्रण दिया है, ना कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने। निमंत्रण आमंत्रण इन्होंने भी भेजा था, लेकिन इस पे उन्होंने पुष्टि ठोस प्रमाण इस बात का है कि बाबरनामा में लिखा है बाबर ने कि उसको भारत आने का जो आमंत्रण था वो राणा सांगा से मिला था, राणा सांगा ने बुलाया था। इनको लगा कि बाबर भारत पे आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट के खजाना को लेकर चला जाएगा और ये दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित कर लेंगे। ये इस गलतफहमी में थे। इसके बाद अब बात बार बार हो रही है बाबरनामा की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। मूल भाषा जो थी वो तुर्की भाषा थी और इसको तुजुक बाबरी के नाम से भी जानते हैं, तुजुक बाबरी के नाम से भी जानते हैं और वाक्यात बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ये बाबरनामा के उपनाम है। मूल तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुई, वाक्यात बाबरी ये भी इसका नाम है, बाबरनामा का ही उपनाम है। तुजुक बाबरी या बाबरनामा या वाक्यात बाबरी। तो बात कर रहे थे सच का सामना, बाबर को भारत में आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो बाबर को भारत आने का आमंत्रण राणा सांगा ने भेजा था, जिसकी
ठोस पुष्टि या प्रमाण आपको बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी, स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा तुजु के बाबरी लिखी, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर को भारत बुलाने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रण भेजा था। राणा सांगा के कहने पर वो भारत आए थे। जी आप समझिए, इन्हें लगा, ये इस गलत फहमी में थे कि इन्हें लगा बाबर भारत आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, खजाने को लूट के चला जाएगा और ये दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे, क्योंकि कुछ राजपूत इनके नेतृत्व में आके एकत्रित हुए और इनको थोड़ा सा दिया भाव कि आप ही एक ऐसे सूरवीर शक्तिशाली शासक हो जो दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ के फेंक सकते हो और हिंदू साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। इनको ये लगा। लेकिन जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तो बाबर को ने भी परिस्थिति को समझा। कोई सब यहाँ अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं है, कोई केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं है, कोई मतलब एकता किसी में नहीं है, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बाबर ने भी मौके की परिस्थिति को समझा और इसने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर बाबर ने अधिकार किया। उसको लगा कि ये परिस्थिति उचित परिस्थिति है, जिससे क्या, क्योंकि दिल्ली में इब्राहिम लोदी ने बहुत अपार मात्रा में धन संपदा खजाना को एकत्रित कर रखा। उसको लगा कि इससे उसकी जो गरीबी थी वो दूर हो सकती है। यहाँ भारत पे आक्रमण अधिकार करके, भारत पे शासन करके, दिल्ली पर अधिकार करके जो बाबर की जो गरीबी है वो दूर हो सकती है और उसकी सेना को काफी मात्रा में धन संपदा भी मिल सकती है। तो उसको ये बाबर ने देखा, मौके की परिस्थिति का लाभ उठाया कि कोई भी केंद्रीकृत शक्ति साम्राज्य नहीं स्थापित, सब एक दूसरे में आपस में ही संघर्षरत हैं कि दिल्ली पर अधिकार हो, दिल्ली पर अधिकार हो, दिल्ली पर किसका अधिकार हो, दिल्ली पर कौन अधिकार करे। इस परिस्थिति का बाबर ने फायदा उठाया और दिल्ली पर आक्रमण किया और अधिकार किया। तो ये था सच के सामने में कि बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया। तो बाबर को भारत आने का आमंत्रण एक हिंदू शासक मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा ने दिया था, जिसकी इस बात की ठोस पुष्टि प्रमाण मिलता है आपको बाबरनामा में, जो कि बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा अपने हाथों से लिखी है, इस बात की पुष्टि करती है। और अगली क्लास में फिर किसी टॉपिक पे लेकर चर्चा करेंगे। जय हिंद सभी को।